हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, और ये जो है यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा निकाला गया है, जो कि एग्ज़ाम वीडियो का होने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी का। और इसमें जो है 15 टोटल प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें सॉल्व पेपर है 8 और इसके बाद 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर जो है 7 है, वो 8 और प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो सॉल्व पेपर इसके पूरे हो चुके हैं 7 के। और इसमें अब हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में पहला प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है। आज हम जिस वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दूसरा का देखेंगे सामान्य जानकारी। जब सामान्य जानकारी हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट पूरी बुक का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम फिर हिंदी का शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम रीजनिंग के भी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपडेट हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ये पहला क्वेश्चन है। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा जो प्रथा, या फिर अफगानों की आपसी फूट, इनमें से क्या एक कारण था जो कि पानीपत का युद्ध जीता गया था बाबर के द्वारा? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो बाबर की जीत का मुख्य कारण था पानीपत के युद्ध में उसकी तुगलमा नीति। ठीक है, तुगलमा जो पद्धति थी उसके द्वारा जो है ये एक मुख्य कारण था, जो कि बाबर ने जो है पानीपत का युद्ध जीता था। ठीक है, पानीपत का युद्ध जो हुआ था, दिल्ली के सुल्तान था उस समय इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? 12 अप्रैल 1526 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 12 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें जो है अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय जो है दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त होने के बाद जो इसे मार दिया गया। और बाबर ने अपनी कृति जो है बाबरनामा जो है उसमें जो है इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति, युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध तोपची, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थी। तो आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? ये बताना है। ठीक है, खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर किस सुल्तान के काल में विकसित हुआ था? तो ये विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम व वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। साथ ही मुकदमा और एवं चौधरी के विशेष अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए, यानी कि वापस ले लिया गया। और इन्होंने जो समस्त पैदावार का 50% भू राजस्व के रूप में लेना निश्चित किया। और भू राजस्व को उस समय खराज कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, खराज। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने जो है भूमि की पैमाइश कराकर, यानी कि मसाहत भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। और इसके बाद अलाउद्दीन ने जो है भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? इसमें से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, टी.ए. अलकाट का कोई रोल नहीं था होम रूल लीग में। अगर होम रूल लीग में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, इन तीनों का जो है क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। 1915 से लेकर 1916 के मध्य जो है 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी, जिसमें पुणे में जो है होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया था और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था। बेसेंट के होम रूल लीग में जो है अरुंडेल, B.M. वाडिया और C.P. रामास्वामी अय्यर थे, जबकि कर्नल T.S. अलकाट तथा मैडम H.B. ब्लास्तवस्की जो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा जो है सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ये बताना है। ठीक है, यानी कि 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उनमें मुख्यतः जो है किसने जो है भाग नहीं लिया था, या किस वर्ग के द्वारा जो है वो नहीं स्टार्ट किया गया था, या क्या कहते हैं अप्रभावित रहा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा 2 और 3, यानी कि कृषक वर्ग और मुसलमानों ने जो है इसमें स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1905 में
जो है हुआ था, और ये प्रारंभ हुआ था सरकार द्वारा जो है बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था उसके विरुद्ध हुआ था। और इस आंदोलन में जो है आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों को जलाकर विरोध जताया था। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं तथा बुद्धिजीवी वर्गों ने सक्रियता दिखाई थी, और कृषक तथा मुसलमान इससे अप्रभावित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताना है। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, एक उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्टी का एनी बेसेंट थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और इन्होंने जो है कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब अगर पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर का अधिवेशन किया था। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था इन्होंने। ठीक है, और इनका नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली ने, और सुचेता कृपलानी के साथ किया था, ये याद हो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दार उल सफ़ा की स्थापना की थी, तो ये क्या था, एक दानशाला था, खैराती अस्पताल था, या फिर पुस्तकालय था। तो दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, खैराती अस्पताल। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने दीवाने खैरात नामक विभाग स्थापित किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करें। ठीक है, किस अनुच्छेद में जो है ये चीज़ें कही गई हैं, ये बताना। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट जो है 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें, और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विवाद मामला भेजा जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर विवाद होता है तो। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विवाद मामला जो होता है ये भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ भेजा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो आंसर इसका पार्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 1924 में। ठीक है, सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए, और इसके पुराने नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, 1924 में इन्होंने कानपुर में सम्मेलन किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है गठन किया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, किस प्रकार की बेरोजगारी है भारत में, ये बताना है। तो भारत में अधिकांशतः अगर देखा जाए तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय होता है कि उत्पादन कार्य में जो है ना लगा होना जो है उसको बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी दो प्रकार की होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्न मतलब भागों में विभक्त कर सकते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, अल्प रोजगार है, और प्रचंड बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये सब मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, शहरी बेरोजगारी, ये सब जो है किस में आते हैं, ये सब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भारत में बेरोजगारी का मूलतः स्वरूप क्या है, संरचनात्मक प्रकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप यानी कि फसल कौन सा था। यानी हरित क्रांति में सबसे पहले कौन सा फसल जो है प्रयोग किया था, कौन सा पौधा था, तो वो था मैक्सिकन गेहूँ। ठीक है, मैक्सिकन गेहूँ का हरित क्रांति में जो आया था जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैक्सिकन गेहूँ व ड्वार्फ चावल की उच्च पैदावार वाली किस्मों से परिचय कराया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, और जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को है। ठीक है, साथ ही MS स्वामीनाथन जो है भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन की श्रेणी में इनमें से अगर देखेंगे तो कैडमियम नहीं आता। ठीक है, बाकी थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सब क्या है, ये परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और थोरियम को जो है यूरेनियम में बदलकर उपयोग करते हैं, जबकि कैडमियम जो होता है ये शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियाँ हरे क्यों दिखते हैं। पत्तियाँ जो है हरे रंग के क्यों दिखते हैं,
तो क्यों देखते हैं, तो क्योंकि हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण जो होता है, इसके कारण क्या होता है, पत्तियां हरे दिखती हैं। ठीक है, प्रकाश में जो है अन्य रंगों का क्या होता है, और अवशोषण हो जाता है, और हरे रंग के परावर्तन के कारण ही वही रंग जो है स्थायी रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरे पत्तियों में जो है क्लोरोफिल के कारण भी उसका रंग क्या होता है, हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है रमन इफेक्ट से, तो रमन इफेक्ट से जो है धूप के चश्मे विकसित किए गए हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है सूर्य की किरणों का अवशोषण जो है करके आँखों को तेज प्रकाश से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का जो है नमक किससे बनता है, यानी कि NaCl। तो NaCl जो है ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या बनता है, नमक बनता है, इसको NaCl कहा जाता है। साधारण नमक इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहा जाता है रासायनिक नाम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जल का स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल की क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है। ठीक है, और इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाते हैं, जिससे कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणित हो जाता है और इनसे छानकर अलग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पूर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लाल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। बैसिलस यूरेनजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस यूरेनजिएंसिस का उपयोग होता है, किस में उपयोग होता है, तो इसका उपयोग करते हैं जैविक कीटनाशक के रूप में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से बढ़ती गरीबी है क्योंकि बताना है क्यों है बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती। तो अगर हम इसकी बात करें, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो है बेरोजगारी से समस्या से क्या होता है, गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि गर्म या हॉट ब्लड वाले कौन से जंतु होते हैं जो अपने शरीर तापक्रम को क्या कर लेते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्म या उच्च ताप रक्त वाले जंतु जो होते हैं नियत तापी या समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान जो होता है एक समान बना रहता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा, जिसको CAZRI भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कजरी कहाँ पर स्थित है, या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर स्थित, जोधपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यह हैदराबाद में है, और बंगलौर में अगर बात करेंगे तो भारतीय खगोल संस्थान है। ठीक है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता, थीन, कैफीन, टैनिन, मार्फिन। तो अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसमें चाय में जो है मार्फिन नहीं मिलता है, बाकी तीनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। मसालों का बागान जो है ये केरल को कहा जाता है। तो आपका आंसर सिंपली इसमें ए पार्ट हो जाएगा। लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी खोज जो है ये किया गया था मॉर्गन के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, मॉर्गन। ठीक है, मिर्च में जो है रंग का विकास होता है, किस प्रकार होता है मिर्च में रंग का विकास, तो ये होता है कैप्सेंथिन के कारण। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैप्सेथिन जो होता है पदार्थ होता है टाइप का, तीखापन का कारण बनता है, और ये एक एल्कलाइड होता है। पपीते में प्रचुरता होती है, पपीते में किसकी प्रचुरता होती है, तो पपीते में अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, विटामिन ए। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये मापा जाता है ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है बताना है, तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, और अगर इसमें देखेंगे इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो जिन यंत्रों या मशीनों का द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े व शब्द व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस में अगर देखेंगे तो कीबोर्ड हो गया, माउस भी इनपुट डिवाइस है,
ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, और जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वेब कैम, बार कोड रीडर, ठीक है, इसके बाद OCR, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, OMR, ठीक है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए पार्ट हो जाएगा, इनमें से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाएगा पूरे ओवरऑल भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जबकि इसमें दिया गया नहीं तो इनमें से अगर बताना था तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो 972 है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। और प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें छत्तीसगढ़ जिसका कितना हो जाता है 969 है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात 969, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितना है 902 है शिशु लिंगानुपात। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में जो है 834 है शिशु लिंगानुपात, ठीक है, और पंजाब में शिशु लिंगानुपात 846 है। ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये पौधों के संरक्षण से संबंधित था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये उस समय इस समय चमोली ज़िले में, मतलब उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में हुआ था, अभी चमोली ज़िला जो है उत्तराखंड में हो गया। 1973 में क्या है ये हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट की संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है और ये जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर जो है ये क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और 22 मई को जो है हर वर्ष क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बातें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है ये संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य जो है ये ब्रजभूमि से संबंधित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये एक घड़ा नृत्य होता है, इसमें ब्रजवासियों द्वारा जो है किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, उसे फिर सर पर रखकर क्या है नृत्य किया जाता है, ठीक है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से, तो ये प्रकाशित होता है गोरखपुर से, आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। गन्ना, आलू, चावल, गेहूँ। तो गेहूँ की बात है सबसे बड़ा उत्पादक की अगर बात करेंगे तो चावल में जो है दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, इसी में नहीं है, आंसर आपका इसमें राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चावल में पहला स्थान की बात करेंगे तो किसका आता है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, किस पर आधारित है धौलपुर पावर परियोजना। तो ये आधारित है गैस पर, आंसर क्या हो जाएगा इसका टी पार्ट हो जाएगा, गैस पर। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1967 में जो है ये दिया गया था सुझाव, ठीक है। और ये रिपोर्ट में जो है अम्बुड्समैन अर्थात लोकपाल एवं लोकायुक्त स्थापना का सुझाव दिया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकपाल का भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की प्रवृत्ति को रोकना। सर्वप्रथम 1969 में जो है 1969 में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तावित हुआ था, परंतु आज भी ये विधेयक कई बार प्रस्ताव आने के बाद भी पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा गौतम, ठीक है। कणाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के थे, कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और महर्षि गौतम का न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये कहाँ पर गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, ठीक है। जब इन्हें राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली तो उन्हें किस संदर्भ में जो है मिला था, तो ये मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो सबसे निकट स्थान की बात कर रहा है तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, कहाँ पर स्थित है,
कहाँ पर, आर्कटिक महासागर के पास। तो इसलिए जो है सबसे नज़दीक समुद्र के पास कौन सा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और ये जो है पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो कुनैन की बात करेंगे तो ये सिनकोना की छाल, सिनकोना की पेड़ है, उसके आवृतबीजी पौधा होता है और इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। और इस औषधि का प्रयोग जो होता है वो मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, इस औषधि का प्रयोग किस में करते हैं, मलेरिया रोग के उपचार में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये निभाया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ था, केशव चंद्र सेन ने किया था। और इसके अंतर्गत कहा गया था 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। और इस एक्ट को पारित करने में केशव चंद्र सेन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनी एक साम्राज्य था, तो उनसे जो है गोवा को सर्वप्रथम विजयनगर के किस शासक के द्वारा छीना गया था। तो हरिहर द्वितीय के द्वारा ये छीना गया था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिदीन ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनको सफलता नहीं मिली और वापस जब जाते समय जो है मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर के साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय के सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा और बेलगांव को छीनना था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसमें निहित है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो संसद हो जाएगा। ठीक है, संसद जो है क्या कर सकता है, अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और ये जो है कब से होगा ये बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है वो अपनी पहली बैठक की तिथि से होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है रजनीकांत को सम्मानित किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है भारत और ब्रिटेन के मध्य। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्षक सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के एलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया और वो जो किस देश के नागरिक हैं। तो ये रूस के नागरिक हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रूस। ठीक है, रूस के विपक्ष के नेता, वकील और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हैं एलेक्सी नावल्नी। ठीक है, और इन्हें जो है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के रूप में इन्हें जो है शीर्ष सम्मान दिया गया यूरोपीय संसद के द्वारा। तो ये था आज का ओवरऑल प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर इसके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।